रिटायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जब आप यंग होते हैं तब भी सोचते हैं कि एक दिन जब आप काम से रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद की जिंदगी आप कैसे बिताएंगे, और जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उस वक्त भी ये बात मन में आती है कि जो पैसा आपके पास है, आपने इन्वेस्ट किया है, जोड़ा है, या फिर एज एम्प्लॉय बेनिफिट आपको मिला है, उस पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए ताकि आप हंसी खुशी आगे की जिंदगी बिता सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं पोस्ट रिटायरमेंट की बात करूंगा, यानी कि रिटायरमेंट के वक्त आपके पास जो भी पैसा है, चाहे वो आपने इन्वेस्टमेंट करके जुटाया हो या फिर एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट आपको मिला हो, उस पैसे को किस तरह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब आप यंग होते हैं उस वक्त आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किस तरह से पैसे को तेजी से बढ़ाया जाए ताकि आपके पास अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा हो सके। तो उस वक्त आपका रिस्क लेते हैं और पैसे की ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के वक्त इंपॉर्टेंट यह है कि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे और साथ ही इन्फ्लेशन से थोड़ा अधिक आपको रिटर्न्स दे सके ताकि लंबे वक्त तक वो पैसा चल सके। इसलिए रिटायरमेंट के वक्त जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लिक्विडिटी, सेफ्टी और रिटर्न्स या उस पैसे पर कितनी ग्रोथ मिलेगी, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से आपको अपने पोर्टफोलियो में स्कीम्स का चुनाव करना चाहिए। और पहला मेरा सुझाव होगा कि आप सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट करें। सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम ये आपको पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक या फिर कुछ सिलेक्टेड निजी बैंक में मिल जाएगी। ये 5 साल की स्कीम है, यानी कि इसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है और उसके बाद 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। एक इंडिविजुअल पर्सन मैक्सिमम 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकता है और इसके लिए मिनिमम एज 60 इयर्स की होनी चाहिए। यदि वीआरएस लिया है तो 55 इयर्स की एज के बाद इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जा सकता है और हस्बैंड और वाइफ दोनों ही 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि दोनों 60 इयर्स के अबव हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम का इंटरेस्ट हर क्वार्टर में रीसेट होता है और एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो पूरे 5 साल के लिए सेम इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि सिर्फ नए इन्वेस्टर्स के लिए नया रेट एप्लीकेबल होगा, लेकिन यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। और इस वक्त इस स्कीम का एनुअल इंटरेस्ट 7.40% है और ये इंटरेस्ट का पे आउट हर क्वार्टर में होता है। तो आजकल क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है, लेकिन फिर भी यदि आप बैंक के इंटरेस्ट से इसको कंपेयर करते हैं तो ये इंटरेस्ट बेहतर है। और सेफ्टी के हिसाब से बात करूं तो डेफिनेटली ये स्कीम काफी सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रन करती है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद अगली स्कीम के लिए मेरी सलाह होगी प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, लेकिन एलआईसी इस स्कीम को रन करती है, यानी कि इस स्कीम को मैनेज करने के राइट्स जो हैं वो एलआईसी के पास हैं। आप इसको एजेंट के थ्रू या एलआईसी की वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं और इस स्कीम की मैच्योरिटी 10 इयर्स की है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में भी आप मैक्सिमम 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां पर आपके पास मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली किसी भी मोड में पेंशन लेने की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप इस स्कीम में 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं और मंथली मोड में पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको हर महीने 9,250 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में पेंशन क्वार्टरली मिलती है और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में मंथली पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 7.40% है और इसमें भी यदि आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो पूरे 10 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहेगा। तो इस हिसाब से ये स्कीम भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके बाद अगला सजेशन मेरा होगा कि आपको थोड़ा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में
इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये फ्लोटिंग रेट वाले बॉन्ड हैं, यानी कि इनका इंटरेस्ट जो होता है वो समय समय पर चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई इन बॉन्ड्स को इशू करती है और आप इन बॉन्ड्स को सरकारी या निजी बैंक या फिर ब्रोकिंग हाउसेस से भी बाय कर सकते हैं। वर्तमान में इन बॉन्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.15% है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय समय पर यह बदल सकता है। एवरी 6 मंथ में यह रेट रीसेट होता है। इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका पे आउट आपको एवरी 6 मंथ मिलता है। इसमें ना तो क्यूमुलेटिव ऑप्शन है, ना ही मंथली क्वार्टरली का ऑप्शन है। सिर्फ साल में 2 बार आपको ये पे आउट मिलेगा। इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 7 ईयर्स की है और ये बॉन्ड्स ट्रांसफरेबल नहीं है, इसलिए ध्यान रहे कि आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जिस पैसे की आपको बीच में जरूरत ना पड़ने वाली हो। इस वक्त हम काफी लो इंटरेस्ट रिजिम में हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी कम है। तो ऐसे में यदि आप 7.15% पर एंटर कर रहे हैं तो आने वाले समय में चांसेस हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे और ऐसे में क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट है तो आने वाले समय में आपको अधिक इंटरेस्ट मिलने की यहां पर गुंजाइश है। तो इस हिसाब से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन स्कीम्स की मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूं, मैंने अलग से भी उन स्कीम्स पर वीडियोस बनाए हैं। तो यदि आपको किसी स्कीम पर विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप अलग से उन वीडियोस को देख सकते हैं और वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वहां पर जाकर इन वीडियोस को जरूर देखें। तो अभी तक हमने बात की ऐसी स्कीम्स की जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन की जा रही हैं और यहां पर सेफ्टी की आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन सेफ्टी के साथ साथ पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी और ग्रोथ दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो पहले बात करते हैं लिक्विडिटी की, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कुछ पैसा ऐसे होना चाहिए कि कभी भी यदि आपको जरूरत पड़े तो आप आसानी से उस पैसे को विड्रॉ कर सकें। वैसे तो सेविंग बैंक में रखा हुआ पैसा भी बहुत लिक्विड होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है और ऐसे में यदि आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है और बड़ी मात्रा में आपके पास सेविंग बैंक में बैलेंस है तो इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। लिक्विड फंड या फिर मनी मैनेजर फंड, ये ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर लिक्विडिटी भी है और पैसा काफी हद तक सेफ भी है, यानी कि यहां पर शेयर मार्केट वाला रिस्क नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होता है, हालांकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में एक जरूरत भी है और एक अच्छा विकल्प भी है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं लिक्विडिटी की तो यहां पर लिक्विड फंड्स और मनी मैनेजर फंड्स के बारे में आपको सोचना चाहिए। और इस तरह के फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जो अंडरलाइंग असेट होते हैं जहां पर आपके पैसे को फंड हाउस इन्वेस्ट करता है, वो शॉर्ट मैच्योरिटी वाले होते हैं और वो हाई क्रेडिट वाली सिक्योरिटीज होती हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में कोई भी स्कीम हो रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन लिक्विडिटी के हिसाब से बात की जाए तो ये स्कीम आपके लिए सुटेबल रहेंगी। तो ऐसे में एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड। इक्विटी सेविंग्स फंड ऐसी कैटेगरी है जहां पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट में होता है और बाकी डेट और आर्बिट्राज में होता है। तो ये ऐसी स्कीम है जहां पर सेफ्टी का भी काफी ख्याल रखा जाता है और थोड़ा सा आपको इक्विटी ओरिएंटेड रिटर्न्स मिल सके उस हिसाब से आपका थोड़ा एक्सपोजर इक्विटी में भी रहेगा। और क्योंकि मैं बात कर रहा हूं SWP की, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ऐसे में यदि आपने पूरा पैसा किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और तुरंत वहां से आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन इक्विटी सेविंग्स फंड या डेट ओरिएंटेड फंड, ये ऐसी चॉइस होंगी जहां पर आप इमीडिएट इन्वेस्ट करके और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। और इक्विटी फंड की जब मैं बात करूंगा वो थोड़ा सा लंबे नजरिए के हिसाब से होगा कि आपने अभी इन्वेस्ट किया और कुछ सालों के बाद आप वहां से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए
या फिर कभी भी लमसम में विड्रॉ कर पाएंगे। अब इक्विटी सेविंग्स फंड के बाद मैं बात करूंगा डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो आपके पैसे को डेट पेपर्स यानी कि एफडी जैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट आप किसी बैंक में ओपन करते हैं, यानी कि बैंक आपसे आपका पैसा लेता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करता है। इसी तरह से कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स भी पब्लिक से पैसे लेती हैं और उसके बदले में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स पर आधारित जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हें हम डेट फंड्स के नाम से जानते हैं। तो इन डेट फंड्स में वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव जो होता है वो इक्विटी फंड के मुकाबले में कम होता है। और यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जिस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर रेगुलरली आप इनकम अर्न कर सकें, वहां से रेगुलरली विड्रॉ कर सकें। तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और इस तरह से आपको बहुत अधिक रिस्क भी नहीं और लिक्विडिटी के साथ साथ थोड़े बेहतर रिटर्न्स भी मिल पाएंगे। इसके बाद म्यूचुअल फंड में ही मैं आपको एक और कैटेगरी की सलाह दूंगा और वो है इक्विटी हाइब्रिड फंड या फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर इक्विटी एक्सपोजर इक्विटी सेविंग्स फंड के मुकाबले में अधिक होगा, लेकिन आप थोड़े पैसे को यहां इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको थोड़े बेहतर रिटर्न्स यहां पर मिल सके। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ऐसी स्कीम्स की बात करते हैं जहां पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा लेकिन आपको थोड़े बेहतर रिटर्न यहां पर मिलेंगे। और रिस्क लेना जरूरी है। जरूरी इसके लिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं सेफ्टी की तो ये भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से फ्यूचर में अगर जो आपने पैसा भी इन्वेस्ट किया है वो बढ़ेगा नहीं, यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई दर जो है उससे अधिक नहीं बढ़ेगा, तो समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। और जैसा मैंने अभी जिक्र किया कुछ स्कीम्स का जहां पर आपको फिक्स रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर वो काफी नहीं है तो म्यूचुअल फंड में आप SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए रेगुलरली विड्रॉ कर सकते हैं। आप तय कर लेते हैं कि आपको रेगुलरली कितने पैसे की जरूरत है और हर महीना एक बार फिक्स कर लिया तो उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आता रहेगा। अब इसके बाद मैं बात करूंगा प्योर इक्विटी की। आपको थोड़ा पैसा, चाहे वो 20% हो, 25% हो, जैसा भी आप सोचते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है काफी हद तक एक इंडिविजुअल के प्रोफाइल पर, आपके घर में कितने लोग अर्निंग मेंबर हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड रिटायर हो गए लेकिन वाइफ अभी जॉब कर रही है, उनकी रेगुलर सैलरी मिल रही है, या फिर कुछ ऐसा बिजनेस है कि अभी भी इनकम हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन एक बात तय है कि यदि आपको लंबे वक्त के लिए पैसे की जरूरत है, और स्पेशली जब लोग बात करते हैं यंग एज में रिटायर होने की, तब ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लंबे वक्त के लिए यदि आपको रेगुलर कैश फ्लो की जरूरत है तो आपका पैसा बढ़ना चाहिए और अच्छे रेट से बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में इक्विटी का आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की मैं सलाह दूंगा। और इसमें भी क्योंकि इक्विटी फंड्स भी कई कैटेगरीज में बटे हुए हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सेक्टोरल फंड, लेकिन मेरी सलाह आपको यह होगी कि आप हो सके तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, जिस तरह से निफ्टी 50 या सेंसेक्स बेस्ड इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं। आप इंडेक्स फंड में पैसे को रखें या फिर एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सेक्टोरल फंड या स्मॉल कैप फंड, इस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट ना करें। हो सकता है कि इन फंड्स के रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले हों पास्ट में और आपको देखकर लालच आए, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट पैसे को मैनेज करने के बारे में, और ऐसे में बहुत अधिक रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना इक्विटी एक्सपोजर जरूरी है कि आपको पोस्ट टैक्स
इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिल सके, और यदि आप 55 या 60 ईयर्स में रिटायर हो रहे हैं तो अगले 30-40 साल तक आपका पूरा पैसा चले, आपको रेगुलर कैश फ्लो मिल सके। यहां मैंने आपसे कुछ बात की ऐसी स्कीम्स की जहां पर आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे, और साथ ही हमने चर्चा की म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में अगर मैं बात करूं लिक्विड फंड की, तो उसका प्योर ऑब्जेक्टिव है कि पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी रहे और इमरजेंसी में ये पैसा आपके काम आए। लेकिन इक्विटी सेविंग्स फंड या डेट ओरिएंटेड फंड्स, इन फंड से आप इमीडिएटली SWP के जरिए विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर प्योर इक्विटी फंड की अगर बात करें, तो इन स्कीम्स में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर 3 साल 5 साल के लिए उस पैसे को आप ग्रो होने दीजिए, तब तक आप इस डेट फंड से विड्रॉ करते रहिए, और कुछ समय में डेट फंड्स या इक्विटी सेविंग्स फंड का पूरा पैसा एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां से आप रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन उस समय में इन इक्विटी हाइब्रिड फंड और इक्विटी फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, और उसके बाद आप वहां से रेगुलरली सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपका कैश फ्लो बराबर से मैनेज हो सके। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि ये जो स्कीम्स हैं फिक्स रिटर्न्स वाली, इनकी मैच्योरिटी 5 साल 7 साल या 10 साल की है, तो उस वक्त पर इस पैसे को आपको री इन्वेस्ट भी करना होगा। तो समय समय पर आपको देखना होगा किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन यदि आप अभी रिटायर हो रहे हैं तो इस वक्त पर आप पैसे को इस तरह से मैनेज करें कि यहां पर आपको लिक्विडिटी भी रहे, साथ ही पैसा सेव भी रहे, और पैसे पर रिटर्न्स भी इस तरह से मिले कि पैसा लंबे वक्त तक आपका साथ दे। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। और आज मैंने स्पेशली बात की है इस वीडियो में रिटायरमेंट की, और रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जो कि हर इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा कस्टमाइज होगा। तो ऐसे में यदि आपके सवाल हैं तो आप जरूर पोस्ट करें, और मैं आपको उन सवालों के उत्तर या तो कमेंट बॉक्स में या वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.